बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। बिजनेस पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इस वीडियो में बड़ी टेक्निकल चीज़ें, प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा। आपकी एक छोटी सी शॉप है, आपका बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, जनरल स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मोबाइल की शॉप है। आप कोई भी चीज़ अगर सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ध्यान से देखनी है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बिजनेस पर्सन के लिए आपने अगर जब 26 की रिटर्न फाइल करनी है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे 2026 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि जैसे ही आप रिटर्न के फॉर्म पे जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इस दफ़ा एफबीआर ने ये बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि जितने भी टैक्सेस आपके डिडक्शन हुई होगी ना, वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप, मैं वैसे समझाने के लिए भी कर रहा हूँ, मैंने खुद सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपने यस करना है, तो डेफिनेटली यस ही होगा। और इसको स्टार्ट फाइलिंग करके अपने फॉर्म पे आ जाना है। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपने सबसे पहले करना क्या है, जो बिजनेस पर्सन है ना, उन्होंने सबसे पहले एक काम तो ये करना है कि आपने अपनी सेल का और परचेज का अपना एक हिसाब जो है ना, वो पहले खुद मैनेज करना है। आपने मेंटेन करना है, अपना हिसाब लगाना है आपने। एफबीआर के पास भी डाटा आ रहा होता है, उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। यहाँ पे ये जो टैक्स की डिडक्शंस है ना, ये टैक्स डिडक्शंस, ये एफबीआर के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि आपका टैक्स, आपने जो जो चीज़ें परचेज की थी। जैसे आप अगर एग्जांपल लें मोबाइल फ़ोन डीलर्स की, तो वो परचेज करते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली उनका टैक्स काट के एफबीआर को बता देती है, हमने इसका इतना टैक्स काट लिया है। आपका मेडिकल स्टोर है, आप जब वहाँ से मेडिसिन परचेज करते हो तो कंपनी आपका जो टैक्स काटती है, ठीक है, 0.5% या 2.5%, तो वो एफबीआर को बता देती है कि जी हमने इतना काटा है। तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एफबीआर के पास चली जाती है कि इस बंदे ने इतनी परचेजेस की हैं। तो आपने उसका हिसाब रखना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये टैक्स है एक बिजनेस पर्सन का। ये एंट्री मैंने नहीं की, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में एंट्री आ गई है कि इसका, इनका इतना टैक्स, ठीक है, इतनी वैल्यू की परचेज पे इतना टैक्स जो है 236H का, वो एफबीआर ने डिडक्ट कर लिया है। ठीक है। इसी तरह आपका जो भी टैक्स डिडक्ट होगा ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल टैक्सेस में खुद ही आ जाएगा, आपको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होगी। एफबीआर ने ये बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया है। आप ये समझ ले कि आपका जो काम है वो काफी हद तक उन्होंने कम कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। देखें जी, अब आपको परचेजेस जो है ना, आपने अपनी सेल की जो वर्किंग करनी है, ये आपने इन चीजों की वर्किंग थोड़ा सा पहले रफ सी कर लेनी है, एक पैड पे लिख लीजिएगा। देखिए, जो परचेजेस है ना, वो तो आपको एफबीआर खुद ही बता देगा अगर आपका टैक्स कटा हुआ है। अगर एफबीआर ने टैक्स काटा है, जैसे परचेजेस पे 236H का, जी का टैक्स काट गया है, तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड होगा कि जी इस पर्सन ने इतनी परचेजेस की हैं। हम कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपने 5 मिलियन की परचेजेस की हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए, आप एफबीआर को परचेजेस का तो पता लग गया कि उसने 5 मिलियन परचेजेस की हैं। तो आपने अपनी जो सेल्स डालनी है ना, वो इसके हिसाब से ही डालनी है। आपने सेल को बेस बना के नहीं चलना कि जी मेरी सेल इतनी है, परचेज इतनी, आपने ऐसे नहीं चलना। आपने परचेज वाली अमाउंट उठानी है कि एफबीआर के पास परचेज का रिकॉर्ड कितना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई, अब एफबीआर को पता है कि जी इतनी परचेज इसकी हुई है, इतना टैक्स जमा हुआ है। तो अगर इतनी परचेज हुई है तो उसके हिसाब से आपने फिर सेल डालनी है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप कहें जी मैंने परचेज की है 100 मिलियन की, तो सेल में 110 मिलियन की डालूंगा, ऐसा नहीं करना। सेल को कोशिश करें, अगर जरूरत नहीं है ना, तो 100 मिलियन से अबव ना करें, वरना आपके ऊपर विद होल्डिंग की जो क्लॉजेज है ना, वो अप्लाई होंगी, नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, विद होल्डिंग आ जाएगी, 161 आ जाएगी। तो आप अपनी जो सेल्स की अमाउंट है ना, वो 100 मिलियन से कम रखें। उसको कम करने का तरीका ये है कि आप क्लोजिंग स्टॉक अपना बढ़ा दें, क्लोजिंग स्टॉक में फिगर डाल लें। उससे वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज होगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी जब आप करोगे। अब फर्ज किया एफबीआर के पास डाटा है कि जी इन्होंने 5 मिलियन की परचेज की है, तो आपने उसके मुताबिक सेल डालनी है। हम कहते हैं जी हमने 5 मिलियन की हमारी परचेज हुई थी, लेकिन जो हमारी सेल हुई है वो 3 मिलियन की हुई है। ठीक है। 2 मिलियन जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप शॉप का जितना रेंट देते हो साल का, वो हिसाब करें। बिजली के बिलों को संभाल के रखें। जो सैलरीज देते हो उसका हिसाब करें। ये जो आपके ऑफिस के, शॉप के एक्सपेंसेस है ना, आपने उसका सारा हिसाब अपने पास कर लेना है। और ये चीजें आपने संभाल के अपने पास रखनी है। बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए।
सेल का अगर आप बड़ी पार्टियों को सेल कर रहे हो तो उसका भी रिकॉर्ड मैनेज करके रखें, होना चाहिए अगर एफबीआर मांग ले। परचेज का रिकॉर्ड तो डेफिनेटली होना चाहिए, स्पेशली वो परचेजेस जिसके ऊपर टैक्स कट रहा है आपका, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड एफबीआर के पास जा रहा है उसकी परचेजेस का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और परचेजेस की जो पेमेंट आपने करनी है वो आपने ऑनलाइन नहीं लगवानी। जैसे अक्सर बिजनेस पर्सन करते हैं जी हमने ऑनलाइन करवा दिया, हम हर जो है ना वो फ्राइडे या मंडे की मंडे ऑनलाइन करवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन होता है कैश डिपॉजिट करवा देना, आप कैश डिपॉजिट ना करवाएं। जितनी भी परचेजेस आप कर रहे हो जिसके ऊपर स्पेशली टैक्स की डिडक्शन हो रही है, आपने उस परचेजेस को अपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर करनी है। आप अपने अकाउंट का चेक उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, आप ऑनलाइन कैश ना डिपॉजिट करवाएं। कैश आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, अपने अकाउंट का क्रॉस चेक बनाएं और उसके अकाउंट में जमा करवा दें, क्रॉस चेक के थ्रू होनी चाहिए। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखें, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बिजली के बिल संभाल के रखें, रेंट पर मंथ कितना जा रहा है वो रखें, सैलरी का रिकॉर्ड रखें कि आप कितनी सैलरी दे रहे हो। टैक्स सर्टिफिकेट्स अगर वेंडर आपको दे देता है कि जी हमने इतना टैक्स काट के जमा करवा दिया है, वैसे तो एफबीआर के पास भी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी आप उनसे डिमांड कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन के भी और परचेजेस के भी, किसी भी चीज़ का जिस पर टैक्स कटा है सर्टिफिकेट संभाल के रखें। तो चलें हम प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं, हमने वर्किंग करनी कैसे। सबसे पहले जी हम इधर आ जाते हैं जी, ये देखें हमारा फॉर्म आ गया मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का। इसमें जी जितनी आपने सेल डालनी है, देखें अगर तो आपको छोटे दुकानदार जिसमें आपका कोई टैक्स नहीं कटा, सिंपल इज दैट, मतलब आपका टैक्स कटा ही कोई नहीं, कैश का काम करते हो, तो उसके बीच में आपको इस वर्किंग की ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसमें आपने सिर्फ अपने लिहाज से थोड़ी सी सेल डालें, थोड़ा सा परचेज डालें और उसको अपने काम को क्लोज कर दें, उसको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब हम जैसे हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारी टोटल 8 मिलियन की सेल हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में आपका अगर पिछले साल आपने कोई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रखा था ना, आप पिछली रिटर्न ओपन करके देख लें, ये देखें अगर इधर अपने क्लोजिंग स्टॉक रखा था पिछले साल तो लाजमी उसको ओपनिंग स्टॉक में लेना है। अगर आपने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रखा था और इस साल ओपनिंग में नहीं लिया तो कन्फर्म है नोटिस आ जाएगा आपको, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब परचेजेस कितनी आपने लेनी है, परचेजेस में जैसे बार बार आपको बता रहा हूं, आपने वही कंसीडर करनी है जिसपे एफबीआर की टैक्स की डिडक्शन हुई है, या वो वाली परचेजेस लेनी है जिसको आपने अपने चेक के थ्रू पेमेंट की है। समझ रहे हो मेरी बात, उसके मुताबिक ही आपने सेल डालनी है, मतलब जितनी आप परचेज डालोगे उसको उसके मुताबिक थोड़ा इंक्रीज करके आप सेल डाल लो, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं जी 6 मिलियन की हमारी परचेज हुई है, इसको कैलकुलेट कर दें। अब इसमें आपने बाकी एक्सपेंसेस अपने इंटर कर लेने, ये वन बाय आपकी मर्जी है, जो करना चाहें आप कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपने ध्यान से रखनी है, जो जो एक्सपेंस आप ऐड कर रहे हो ना, आपने इस नजर से ऐड करना है कि कल को अगर एफबीआर मुझसे पूछ ले कि जी आपने ये एक्सपेंस यहाँ पे डाला है तो इसकी कौन सी रसीद आपके पास है। फर्ज किया मैं कहता हूँ मैंने फ्यूल डाला है, अब मैं फ्यूल यहाँ पे 45,000 डाल देता हूँ, ठीक है। अब कल को ऑडिट आ जाता है, एफबीआर पूछता है जी 45,000 आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, तो इसकी क्या आपके पास एविडेंस है। तो आपको पता है जी मैंने शॉप के लिए जनरेटर ऑन किया था, पूरे साल में तकरीबन मेरा इतना फ्यूल लगा था, तो आपके पास पेट्रोल डीजल की कम से कम कोई पर्चियां इतनी होनी चाहिए जो इसको जस्टिफाई कर सके, देखें जी हम ये पेट्रोल लेके आते थे और इसमें डालते थे। समझ रहे हैं मेरी बात, तो जो चीज यहाँ पे डालनी है उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर किसी चीज का एविडेंस आपके पास नहीं है, फर्ज किया जी हमारे पास बिजली के बिल नहीं है, तो आपको पावर डालने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी सेल और एक्सपेंस जो परचेज है सेल को कम कर लो, वैसे ही कम कर लो सेल को। लेकिन जो एक्सपेंस आपने यहाँ पे खुद से इंटर कर दिया ना, उसको फिर प्रूव आपने करना है, उसको एफबीआर ने प्रूव नहीं करना, ठीक है। आपने एक्सपेंस वो यहाँ पे डालना है जिसका एविडेंस आपके पास है, बस सिंपल। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये समझ लें आपको कोई नहीं बताएगा, ये कंसल्टेंट को 20 साल जो है ना वो एड़िया रगड़ रगड़ के ये बात समझ आती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर आपने मेरा ये पॉइंट जो है पिक कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कभी नोटिस आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने फिगर्स ही वो डालनी होगी जिसका रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है। वो फिगर डालनी नहीं जिसका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में एक लंप सम फिगर वैसे ही डाल दें कि जी पूरे साल का हमारा इतना खर्चा होगा। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूं, मैं कोई एक्चुअल डाटा नहीं डाल रहा। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, अगर आपकी शॉप है तो कॉमन सेंस की चीज है, कोई भी बंदा
अपनी दुकान में बिल्कुल झाड़ू तो नहीं फेर देता कि बिल्कुल हर चीज ही उसने कुछ नहीं रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक में एक रीजनेबल सी अमाउंट लाजमी रखें, जो एक रीजनेबल सी लगे कि हाँ यार इतना स्टॉक तो इनका हर टाइम रहता है। तो ये हर दुकानदार को पता होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक एक रुपए का हिसाब बिल्कुल ना करें, लेकिन एक आइडिया ले लें कि यार मेरा कम से कम जो है ना वो, अगर मैं बात करूं तो मेरा 10 लाख का स्टॉक जो है वो दुकान में पड़ा होता है, मेरा 15 लाख का स्टॉक दुकान में पड़ा होता है, या मेरा 4 करोड़ का स्टॉक पड़ा होता है। तो जितना स्टॉक आपका आपको लगता है कि यार इतना कम कम से कम मेरा होता है, आप लाजमी वो फिगर लिखें, ताकि कल को ऑडिट हो, कोई बंदा पूछे तो वो आके देखे तो सही ना कि यार क्या आप 30 जून को अपनी दुकान में बिल्कुल झाड़ू जो है फेर के चले गए थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपकी कोई शॉप है तो उसमें कोई ना कोई डेफिनेटली होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की ये अमाउंट लिखनी है। जब अगले साल की फाइलिंग होगी तो ये ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट आएगी। ठीक है, इसको सेव भी कर लें। ये फ्रेंड्स आपकी बिजनेस की एंट्रीज होगी। आप डालना चाहें एडमन एक्सपेंसेस आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको रूल बता दिया है, इस रूल से जो बंदा हटेगा वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। जो चीज यहां पे आपने डालनी है ना फ्रेंड्स, स्पेशली एक्सपेंसेस में, आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए बस। अगर एविडेंस नहीं है, फर्ज किया आपके पास ना सेल का एविडेंस है ना परचेज का एविडेंस है, फिर आपने कुछ भी नहीं डालना। आपने सिर्फ ये आना है, अदर रेवेन्यू में आना है, यहाँ पे अदर में आना है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट की अमाउंट जितनी आप डिक्लेयर करना चाहते हो, फर्ज किया आप कहते हो जी मैंने बस 10 लाख प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, जितना टैक्स बनेगा मैं पे कर दूंगा, चुप करके यहाँ पे 1 मिलियन की अमाउंट लिखें और अपना काम क्लोज कर दें। अगर आप एक्सपेंसेस को प्रूव नहीं कर सकते तो आपको खुद से एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं, वरना फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप छोटे दुकानदार हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका सारा कारोबार कैश पे होता है, आप कुछ ना करें, इनमें से कोई भी चीज ना करें, सिंपल अदर रेवेन्यू में आए, यहाँ पे अदर में आके अगर आपको लगता है यार मेरा तो काम ही पूरा सूरा है, मैंने टैक्स क्या देना, तो सिर्फ यहाँ पे 6 लाख की अमाउंट लिखें, 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसको कैलकुलेट कर दें और बस ये समझ लें आपकी सारी एंट्री होगी। बस कुछ नहीं करना, कोई एक्सपेंस नहीं डालना, कोई सेल नहीं डालनी, कोई स्टॉक नहीं डालना, कुछ नहीं करना, अगर आपका छोटा सा काम है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, बैंकों में ट्रांजैक्शनें करोड़ों की हो रही हैं, ठीक है, बैंकों में टैक्स कट भी रहा है, तो फिर फ्रेंड्स मेरी जो है ना वो आपको यही है कि आप लाजमी अपनी वर्किंग करें, अपने रिकॉर्ड को, जैसे ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं, ठीक है, ये अपनी मेंटेन करके रखें। ये आपने अपनी एंट्री करने के बाद क्या करना है, देखें जी, ये टैक्स की डिडक्शन जितनी भी होंगी ना, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा, ये आपके पास एडजस्टेबल टैक्सेस में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके सारे टैक्स जो है ना, देखें, परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज बाय डिस्ट्रीब्यूटर डीलर 236G का टैक्स होता है नॉर्मली। ठीक है, ये 236H का टैक्स होता है, जो आपकी अक्सर डिडक्शंस होती हैं, तो इनके ऊपर जो भी डिडक्शन हुई होगी ना, ये पेमेंट फॉर सर्विसेज 153(1)B का अगर आपका टैक्स कटा हुआ है वो आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे लोड कर देगा कि जी यहाँ पे आपका टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने टैक्सेस क्लेम करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, बैलेंस शीट पे आना है। अच्छा, बैलेंस शीट में आपने, सॉरी, इसमें ना बैलेंस शीट जो बिजनेस की आपकी, अच्छा अब इसके बीच में ना पहले ये चीज नहीं थी, इन्होंने अभी ऐड की है। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने बिजनेस का कैपिटल डालना है कि जी मैंने, मेरा बिजनेस का कैपिटल इतना है कि मैंने कारोबार इतनी रुपए से शुरू किया था। स्टार्ट में हम अज्यूम करते हैं जी हमारे बिजनेस का कैपिटल 3 मिलियन। ठीक है, अब आपने इस 3 मिलियन को यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है, ये देख, अब अगर तो आप अपनी प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो बिजनेस की। ये नॉर्मली फैक्ट्रीज के केसेस में होता है, बड़े केसेस में, नॉर्मली दुकानदारों के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी अपनी दुकान है तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। जो बिजनेस वाली दुकान है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में ऐड किया हमने, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करते हैं, आप यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखोगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जिस डेट पे आपने बाय की थी वो डेट आप लिखोगे। ठीक है, पिछले ईयर में जाके सिलेक्ट कर लें जो भी डेट। इसका एरिया यहाँ पे आप बताते हो कि जी मेरी ये जो दुकान है वो कितने एरिया में है, क्योंकि डेफिनेटली ये दुकान ही होगी। इसकी आपने वैल्यू लिखनी है कि जी मैंने कितने की ली थी। ठीक है, आपने उसका पूरा एड्रेस बताना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें आपने पूरा एड्रेस बता देना है जी, बाजार। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो। ये देखें, अब ये शॉप थी आपकी, तो शॉप को आपने यहाँ पे लिख देना है, जो आपकी शॉप है।
ठीक है। इसको जो आपके बिजनेस के एसेट्स है ना, उसको आपने वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे नहीं लिखना जहाँ पे हम पहले लिखते थे, ये वेल्थ स्टेटमेंट में लिखते थे, अब उन्होंने उसको वहां से हटा दिया। तो आपने इस बैलेंस शीट को फिल करना है, अपने बिजनेस वाली वेब बैलेंस शीट को। अगर आपकी शॉप जो है वो आपके अपने नाम पे, तो यहाँ पे लिखिए आप उसको। फिर इसके अलावा बिजनेस के जितने भी बैंक अकाउंट हैं, पहले ये नहीं पूछता था, अब पूछता है। जो बिजनेस टाइटल वाले अकाउंट है, फर्ज किया आपका एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शॉप है आपकी, तो जो भी बिजनेस टाइटल के अकाउंट है वो यहाँ पे आपने शो करने हैं, लाजमी शो करने हैं। ठीक है, उनका आईबीएन नंबर लिखें, उसको सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे सिंक कर देगा अकाउंट टाइटल और चीजें वो बता देगा आपको। ठीक है। अच्छा, अगर वो फर्ज किया ऐड नहीं करने दे रहा, आपको कोई एरर दे रहा, तो फिर उसको छोड़ दें। आपने क्या करना है, अच्छा अब ये हमने 3 मिलियन कैपिटल रखा था, और क्रेडिटर में भी फिर आप कम से कम 4 मिलियन डाल दें। इसको हमने बैलेंस करना है कि मार्केट में जो हमारा नॉर्मली उधार चलता है पार्टियों से, ज़ाहिर सारी कैश पे परचेज तो नहीं होती, माल आ गया आपने पेमेंट कर दी, फिर और आ गया, फिर आपने कुछ पेमेंट कर दी, वो आउटस्टैंडिंग चलते रहते हैं। तो हम नॉर्मली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 4 मिलियन जो है वो क्रेडिटर से, मतलब मार्केट में हमारा उधार है जो हमने लोगों को देना है, इसी तरह आपने कुछ लेना भी होगा। तो ये 7 मिलियन का जो टोटल है ना, ये आपने यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है। अब इसके बीच में जो स्टॉक आपने शो किया था, वो जो यहाँ पे जो हमने स्टॉक डाला था, ये क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये वाली अमाउंट जो है ना, आपने इस बैलेंस शीट में भी लिखनी है। स्टॉक इन ट्रेड, ये देखिए, ये यहाँ पे भी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपका कैश इन हैंड कोई बिजनेस का रखना चाहें तो वो भी शो कर सकते हो। अच्छा, इसके बीच में ये है कि अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड नहीं करने दे रहा ना, तो जो बिजनेस अकाउंट का जितना भी बैलेंस था 30 जून 2026 को, वो अब सारा प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 50,000 टोटल बैलेंस 30 जून वाली डेट पे बिजनेस अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे आपने लिख देना। इसको आपने बैलेंस करना है। जैसे ये अभी 73 लाख हो गया ना यहाँ पे, तो इधर भी 73 होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको 43 लाख कर देता हूँ। ये बिजनेस की बैलेंस शीट समझ लें, बिजनेस की वेल्थ स्टेटमेंट समझ लें। अब इन्होंने थोड़ा सा ये पॉइंट टेक्निकल कर दिया है, ये ज्यादा मुश्किल कर दिया है, ये एक लेमैन को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अकाउंटिंग आ गई है सारी यहाँ पे। पहले ये थोड़ा सा इजी था, लेकिन ये इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। अच्छा जी, ये अब आपकी बिजनेस की एंट्री सारी हो गई है। अब हम नॉर्मली आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास हमने अपने टैक्सेस को क्लेम करना है। ठीक है, अब विद होल्डिंग में आपने आना है। ये आपके पर्सनल जितने भी कोई टैक्स आपने पे किए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आपने कोई गाड़ी का टोकन टैक्स दिया है, मोबाइल फोन पे टैक्स पे किया है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसका टैक्स यहाँ पे आ रहा होगा। ये देखें, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पे आपने प्राइवेट व्हीकल टैक्स पे किया है। ठीक है, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, ये मोबाइल फोन का आपका आ गया है। इंटरनेट का कोई टैक्स पे किया है, ये सेल प्रॉपर्टी आपने सेल की थी, ठीक है, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, तो वो भी आ गया। ये देखें यहाँ पे, अक्सर वो लोग कहते हैं जी आता नहीं। जो भी चीजें आपने देखनी है, देखें ये यहाँ पे आपके टैक्स आ गए। परचेज बाय रिटेलर, अगर वहां पे टैक्स नहीं आ रहा आपका, ठीक है, उधर शो नहीं हो रहा परचेज बाय रिटेलर, तो वो इधर भी आ रहा है, आप इधर भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, उसके ऊपर कोई टैक्स कटा है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। वैसे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगा, ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। 99% केसेस में आपको एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। जो टैक्स आपका कटा होगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के भेज देगा आपको कि जितना टैक्स कटा है, आप सिर्फ कैलकुलेट करें, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जी, अब ये जो भी टैक्सेस हैं जो आपने क्लेम करने हैं, जैसे ये प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है, ये आपका मोबाइल फोन, आप जो भी टैक्स मोबाइल फोन पे कटा है, आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो, हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको नंबर लिखें, बताएं इस तरह जितना भी पूरे साल में लोड किया, और इसके ऊपर जितना भी आपका टैक्स कटा वो यहाँ पे सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसी तरह इंटरनेट बिल है, इसको प्लस पे क्लिक करके आप मतलब कंपनी की डिटेल बताएं कि इंटरनेट कनेक्शन किसका है। ठीक है, उसका जो भी कनेक्शन का नंबर है वो लिखें। पूरे साल का जितना बिल था वो बताएं उनको कि पूरे साल का बिल कितना था। ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स कितना बना। ये मैं एज्यूम करके जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इसी तरह आपने अगर प्रॉपर्टी कोई सेल की है, उसके ऊपर कोई टैक्स आपका बना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अभी यहाँ पे करने नहीं दे रहा। इसकी बहरहाल मैं एंट्री चेक करूंगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि वो कहाँ से को मुझे लगता है ये एंट्री कहीं और से लेके आ रहा है। ठीक है, बहरहाल मैं प्रॉपर्टी सेल और परचेज पे एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। प्रॉपर्टी परचेज का टैक्स यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। फर्ज किया आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसकी 5 मिलियन वैल्यू थी, ठीक है, उसके ऊपर आपने 25,000 टैक्स पे किया, तो यहाँ पे वो क्लेम कर लेना।
ये नॉर्मली जितने टैक्सेस आपके कटे होंगे ना, ये आपको एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगा आपकी, ठीक है। ये आपकी सारी इसकी एंट्री होगी है। उसके बाद कंप्यूटेशन में आके देखें कोई टैक्स पेएबल बनता है, ये देखें अभी आपका एडमिटेड टैक्स बन रहा है, ठीक है। इसका आपने चालान बनाना है। नॉर्मली बिजनेस पर्सन का टैक्स एडमिटेड बन जाता है अक्सर, या उन्होंने टैक्स पे करना होता है, जी मैंने टैक्स पे करना है। तो जब ऐसा होगा तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वो PSID जनरेट करके दे देगा, ठीक है। वो PSID आपने मोबाइल से पे कर देना है, जैज़ कैश से कर दें, इजी पैसे से कर दें, बैंकिंग एप्लीकेशन से कर दें। जब आप पे कर दोगे तो 2-3 घंटे के बाद दोबारा से लॉगिन करना है और यहाँ पे पेमेंट में आना है। यहाँ पे जब आओगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, उसको क्लेम करना है आपने, वो अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आप अपना सिस्टम इसको कैलकुलेट करेंगे, सेव करेंगे और हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ पे एडमिटेड टैक्स नहीं आ रहा और प्रीपेड PSID नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपका टैक्स पे करने वाला कुछ भी नहीं है, फिर आपकी रिटर्न वैसे ही सबमिट हो जाएगी। अब आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे। फ्रेंड्स, वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपको खुद भी सारी चीज़ों का आइडिया होगा, फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखें जी, जो प्रॉपर्टियाँ पिछले साल डिक्लेयर की थी वो एज इट इज़ चलेंगी, किसी की वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी, अनलेस कि आपने किसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, उसके ऊपर खर्चा किया है या कोई इंस्टॉलमेंट पे की है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ानी है। अदरवाइज जो पिछले साल चल रही थी वो वैसे ही आएगी। अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो ये ब्लैंक होगी, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ उसमें ऐड करनी है। जो भी प्रॉपर्टियां 30 जून 2026 को आपके पास थी, चाहे वो आपने 1980 में खरीदी थी, चाहे आपने 2025 में खरीदी थी, जो प्रॉपर्टी 30 जून 2026 को आपके नाम पे है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताई थी वैसे देनी है, ठीक है। आपने क्लिक करके यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं है इसके बीच में, वैसी प्रॉपर्टी ऐड होगी आपकी। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स में आपने आना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ले आए आप, कैश इन हैंड ले आए। बैंक अकाउंट में मसला करेगा, वो IBN नंबर मांगता है, अक्सर वो एरर दे देता है, तो आपको मुश्किल होगी, तो आप अपने बैंक अकाउंट इसी में ऐड कर दें, क्योंकि ओवरऑल जो इसका इफेक्ट होता है वो सेम ही है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट में अपने जितने, अब यहाँ पे जो बैंक अकाउंट ऐड होंगे ना फ्रेंड्स, ये आपके पर्सनल हैं, ये आपके बिजनेस वाले अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट का 30 जून का बैलेंस यहाँ पे लिखना है। कैश इन हैंड की जो अमाउंट है, अगर तो आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो इस फिगर को पूरा कर लो, अभी लिख लो, और अगर आपने पिछले साल भी फाइल की थी तो अभी एक दफ़ा इसको ब्लैंक रहने दो, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम फर्स्ट टाइम अभी फाइल कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कि आपने सेकंड टाइम वाले क्या करेंगे, तो हम इसको एक दफ़ा फिल कर लेते हैं। अब इसकी जो कैश इन हैंड की अमाउंट है ये कैसे लिखनी है, अक्सर लोग इस पर सवाल करते हैं, जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों लिखूं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरह की होती है वाइट मनी और ये हमारा कुशन होता है। फ्यूचर में फर्ज की अगर हमें कहीं से कोई गिफ्ट आ जाता है, ऐसा गिफ्ट आता है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है, या हम अपने फैमिली फ्रेंड्स से कुछ लोन ले लेते हैं, उससे कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, अब उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है नहीं आपके पास, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पे आपने कुछ कैश रखा होगा, फर्ज किया मैं कहता हूँ जी मेरे पास इतना कैश है, ठीक है, तो अगर कैश रखा होगा ना हमने यहाँ पे, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें गिफ्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ से कैश खत्म करेंगे और कोई अपना एसेट, गाड़ी, कोई भी चीज़ हमने ली है वो हम यहाँ पे स्टैंड कर लेंगे। तो ये आपकी एक वाइट मनी होती है। मेरा मशवरा यही होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी आपने यहाँ पे 5-7 लाख लाजमी लिखना है, और अगर आपके पास वाकई कुछ है तो फिर उसको कम से कम कोई 10-20% एक्स्ट्रा करके आपने लिखना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने बढ़ाते रहना है, क्योंकि ये जो वाइट मनी है ना, ये बाद में जाके आपको हेल्प आउट करती है, ये इसका कोई लॉस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें इसको। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए जी मूवेबल एसेट्स में। मूवेबल एसेट्स में आपकी सारी चीज़ें बाकी आ जाती हैं। कोई गाड़ी आपके नाम पे है तो वो भी डिक्लेयर करें, हाउस होल्ड इफेक्ट डिक्लेयर करें, पर्सनल आइटम कर दें, गोल्ड शो करना है तो गोल्ड पे भी क्लिक कर लें, गोल्ड भी ऐड कर सकते हो आप। अगर पिछले साल फाइल की थी तो ये डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, कोई वैल्यू चेंज करनी है तो आप कर दें, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी ऐड करनी है तो गाड़ी की सारी डिटेल डाल के उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू डाल दें आप। इसी तरह ये प्रीशियस पोजेशन में आपने लिखना है, गोल्ड है कितने तोले है, वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हाउस होल्ड इफेक्ट जो होता है ये आपके घर की चीज़ों की वैल्यू होती है, जूते, कपड़े, फर्नीचर, ये जितने के आपके घर में हैं आपको पता ही होगा कि जी इतने का हमारे पास हैं, तो वो आप उसकी एक वैल्यू लिख सकते हो। पर्सनल आइटम में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी एक वैल्यू डाल दें आप, इसको कैलकुलेट कर दें।
अब आप रिकंसिलेशन में आएंगे ना फ्रेंड्स, देखें ये उसने बिजनेस की एंट्री खुद ही डाल दी, जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट था आपको यहाँ पे नहीं लेके आना पड़ा। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है, वरना एक लेमैन को समझना मुश्किल होता है। ये सारी आ गई है जी आपके पास। अब आपने एक्सपेंसेस डालने, अब ये आपके फ्रेंड्स पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस में बस ये दो चीज़ें सेलेक्ट करें, यहाँ पे अमाउंट जो थोड़ी बहुत डालनी है आपने वो डालें, इनको ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ, बजाय अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करने के, यहाँ से आप अपने पैसे बचाएं और उसको हर हर साल थोड़ा थोड़ा कैश में, हाउस होल्ड में जमा करते रहें, वो बाद में आपको काम आएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब अनरिकंसाइल अमाउंट हमारे पास ये आ रही है। पहली दफ़ा जब आप फाइल कर रहे होगे ना, तो ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगी, जैसे कि अब आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर के सामने पेस्ट करके इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जीरो हो गई है। जब आप सेकंड टाइम फाइल कर रहे हो ना, जैसे आपने पिछले साल भी फाइल किया था, उससे पिछले साल भी किया था, हर साल फाइलिंग चल रही है आपकी, तो जब आप अपनी वर्किंग कर रहे होगे, आपने सबसे पहले बैलेंस शीट की वर्क, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग करते हुए ना, अपना जो कैश है ना उसको जीरो कर देना एक दफ़ा, ताकि जो जो इफेक्ट जहाँ जहाँ पे जाना है वो चला जाए, और एट द एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना वो हम कैश में डाल देंगे। वो ये हमें थोड़ा सा इसमें कुशन होता है और उसमें रिलैक्स चीज़ें रहती हैं। दूसरी दफ़ा जब आप फाइलिंग करोगे ना, अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रही होगी, ये चेंज नहीं होगी। आप इसको डिलीट भी करोगे तो सिस्टम डिलीट नहीं करने देगा, ये ऐसी रहेगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पे जो अनरिकंसाइल अमाउंट आएगी ये नेगेटिव में आएगी। पहली दफा सिर्फ ये पॉजिटिव में आती है, बाकी हर दफा ये नेगेटिव में आएगी। अगर ये फिर भी पॉजिटिव में आ गई ना, फर्ज किया आपने पिछले साल फाइल की थी और अब फिर ये पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब आपने काफी बड़ी गलती की है। अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहां से इसको कट करके जो आपने कैश इन हैंड की जगह ब्लैंक की रखी थी, छोड़ी थी, उस पर पेस्ट करके इसको कैलकुलेट कर देना। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सिस्टम आपका बैलेंस हो जाएगा। देखें जी ये जीरो हो गई है, ठीक है, ये जीरो होगी। अब ये आपको सबमिट करने दे देगा। अब आपने एक और चीज़ करनी है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस के बीच में थोड़ा सा बिजनेस की डिटेल लाजमी डाल दें। अब ये बिजनेस का जो भी आपने नाम रखना है, जो भी आपकी ABC शॉप के नाम से कुछ भी है आप रखें। प्रिंसिपल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉर्मली हम ट्रेडिंग करेंगे, सर्विस की भी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसकी स्टार्ट डेट जो है, ये इसमें ज़्यादा आपने सोचने नहीं बैठ जाना, बस इसके बीच में कोई नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, सिर्फ कोई भी डेट पिछली डाल दें, एक खाना पूरी करनी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको सेव कर दें, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, बस ये कुछ नहीं करना आपने। और इसके अलावा किसी अटैचमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अभी हमारी सबमिशन स्टार्ट होने वाली है बस FBR की। ये वर्किंग मैंने पूरी कंप्रीहेंसिव करके दिखाई है। मेन टेक्निकल जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह कोई चीज़ रह ना जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।